राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में भाई ओंकार चौधरी जी, मेरे बड़े भाई, वरिष्ठ नमस्कार। पत्रकार। चौधरी साहब राम राम जी। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। चौधरी साहब, दर्शकों को याद होगा कि जब भारत सरकार राफेल खरीद रही थी और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग हो रही थी, गवर्नमेंट किसी कंपनी से डील नहीं कर रही थी बल्कि गवर्नमेंट फ्रेंच गवर्नमेंट से डील कर रही थी। बड़ी पारदर्शी और बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव बिड थी। उस वक्त पाकिस्तान का एजेंडा जो था वही एजेंडा राहुल गांधी चला रहे थे कि चौकीदार चोर है और राफेल इतना महंगा क्यों खरीदा जा रहा है। यहां तक कहा गया कि राफेल तो 126 खरीदने थे, सिर्फ 36 क्यों खरीदे जा रहे हैं। 128 खरीदने थे, सिर्फ 36 क्यों खरीदे जा रहे हैं। या राफेल जो है आखिर खरीदा ही क्यों जा रहा है। और मुझे याद है सर, राफेल का पुतला बना के उसका प्रदर्शन करती थी अपनी रैलियों में और अपनी सभाओं में। फिर अल्टीमेटली सर 36 राफेल आ गए और सुप्रीम कोर्ट से लेके सभी जांच एजेंसियों ने जो है भारत सरकार को क्लीन चिट दी कि नहीं, राफेल की खरीद में कोई भी फाउल प्ले नहीं हुआ है। परंतु इसके बावजूद चौकीदार चोर है वाला कैंपेन कांग्रेस 3 साल तक लगातार चलाती रही और राफेल भारत न खरीदे इसका अभियान चलाती रही। सर अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक रूटीन बयान जो कि हमारे विदेश मंत्री ने दिया कि हमने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान सरकार को सूचित किया, तो विदेश मंत्री को मुखबिर, गद्दार, भारत सरकार पाकिस्तान की इन्फॉर्मर है। क्या इसी वजह से हाफिज सईद और अजहर मसूद बच गया क्योंकि विदेश मंत्री ने सूचना पास ऑन कर दी, मुखबिरी कर दी, विदेश मंत्री को हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही हो और सरकार ये बताए कि कितने राफेल गिरे। सर ये तो हूबहू आसिम मुनीर की भाषा, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। सर पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि विदेश मंत्री ने कहा कि हम आ रहे हैं, जरा देख लेना। सर ये किस स्तर की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्यों? अच्छा, ये डिजाइन है या इतनी मूर्ख है, इतनी बचकाना हरकतें कर रही है राहुल गांधी, उसकी ग्रेविटी नहीं पता, या ये जानबूझ के इट इज द डिजाइन? आपकी टिप्पणी सर। कई प्रश्न इसमें आ गए हैं। पहला, दसाल्ट कंपनी जो फ्रांस की अतीत में भी जिसके साथ हमारे सौदे होते रहे, कांग्रेस की सरकारें भी वहीं से विमान खरीदती रही। 71 का युद्ध हो या 65 का युद्ध हो, उसमें भी दसाल्ट कंपनी के ही विमान जो है वो फ्रांस से खरीद कर इस्तेमाल किए गए। और जैसा आपने भी कहा है कि राफेल का सौदा तो शुरू हुआ था मनमोहन सिंह के समय, और 100 से ज़्यादा 126 या 128 विमान खरीदने की 126 विमान खरीदने की बात ये कर रहे थे। खरीद रहे थे सीरियसली मुझे लगता नहीं है, क्योंकि खरीद फरोख्त की फाइलें ही तब आगे सरकती थी जब एक एक्सटर्नल जो है वो सौदेबाजी हो जाए, कमीशन तय हो जाए। और ये देश जानता है, इस देश के रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि हमारे जो स्क्वाड्रन हैं वो करीब करीब 45 के आसपास होने चाहिए, 42 से 45 होने चाहिए, जो घट कर के, क्योंकि हमारे मिराज भी, हमारे मिग सीरीज के विमान भी काफ़ी नष्ट हो चुके थे ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान। और
बहुत सारे कंडम हो गए थे, तो उनकी जो स्क्वाड्रन की जो संख्या है वो 30 से भी नीचे जा रही थी। वायुसेना लगातार चिंता जाहिर कर रही थी कि कुछ बेहतर अत्याधुनिक ट्रेनर विमान भी चाहिए और हमें युद्धक विमान भी चाहिए और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के चाहिए, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही थी। आपको याद होगा 2012 में जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये कहा गया था कि सेना के पास अब 8-10 दिन का भी गोला बारूद बचा हुआ नहीं है। दरिद्रगी की स्थिति है। सेना को एक तो 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो हर तरीके से मजबूत किया, उनके परिवारों को भी मजबूत किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके उनको प्रोवाइड करा करके, और सैनिकों के पास जिन जिन उपकरणों की कमी हो गई थी, जरूरत थी, इमरजेंसी में कभी भी आप हाथ पर हाथ रख करके खाली हाथ खड़े नहीं रह सकते हैं। जब कोई अचानक विपदा आ जाए या चुनौती आ जाए, इमरजेंसी के हालात हो जाएं, तो एक एक करके वो सारे काम किए गए। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का अभियान चलाया गया, स्टार्टअप लाए गए, कंपनियों को आमंत्रित किया गया, हमारे यहीं आप आकर के रक्षा उत्पाद करिए। एक तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, एक उत्तर प्रदेश में बनाया गया। आज हालत ये है कि हम न केवल आत्मनिर्भरता की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि सेना के काम आने वाले 200 से ज्यादा उपकरण, अस्त्र शस्त्र हम अपने देश में तैयार कर रहे हैं और उनमें हमारा तेजस हवाई जहाज से लेकर के कई दूसरे जो हैं इसी तरह के हेलीकॉप्टर और विमान जो हैं वो इस समय देश में तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी कुछ टेक्नोलॉजी मीन्स इंजन जो क्रायोजेनिक और दूसरे हैं वो फ्रांस से लिए जा रहे हैं। कुछ तकनीक 80% या 90% अमेरिका जो है वो देने को तैयार हुआ था। जब 100% नहीं दे रहा था तो फिर फ्रांस गए थे अजीत डोभाल। ये अब सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है, कोई दबी छिपी बात है नहीं। तो राफेल को लेकर के जो आपने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो प्रधानमंत्री, वो शख्सियत जो गुजरात में 13.5 साल सर्व कर चुके, सेवा दे चुके एक मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब करीब करीब 11 साल होने वाले हैं एज प्राइम मिनिस्टर। और 2019 से पहले की बात अगर करें, जब राफेल इनके दिमाग में घुसा था, तो तब भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो 5 साल का तो होने वाला था ही एज प्राइम मिनिस्टर। जिनके पूरे जीवन में कोई दाग नहीं लगा, किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा, उन पर आप एक आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे थे। आरोप उसके ऊपर चस्पा होता है बाबा जी जिसकी छवि भ्रष्टाचारी की हो, सौदेबाज की हो, या अपने खानदान को फायदा पहुंचाने वाले की हो। नरेंद्र मोदी पर तो ऐसा कोई एक रत्ती भर भी आरोप नहीं है कि उनके खानदान के लोग पीएमओ में घूमते हों या प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी देखे गए हों, या कोई भाई, कोई भतीजा, कोई फूफी का लड़का, कोई मौसी की लड़की, कहीं किसी भी तरह का कोई रत्ती भर भी, इवन सरकार तो छोड़ दीजिए, संगठन में भी, पार्टी में भी अगर कोई सेवा कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो उसको कहीं कोई पार्षद वार्षद का टिकट मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कोई आस पास भी नहीं है। और ये आरोप वो लगाते हैं जिनके परनाना प्रधानमंत्री रहे, और परनाना ने फिर इनकी दादी को आगे बढ़ा दिया, दादी ने फिर अपने छोटे बेटे को आगे बढ़ा दिया, फिर छोटा बेटा नहीं रहा तो बड़े बेटे को ले आई, बड़े बेटे ने फिर अपनी पत्नी के लिए रास्ते खोल दिए, फिर पत्नी आ गई, फिर दोनों बच्चे आ गए। मतलब जहां पूरा खानदान शाही और दोनों बहू राजनीति में, दोनों बहुओं के बेटे राजनीति में, पूरा खानदान राजनीति में, और जिन पर तमाम तरह के आरोप हैं। अभी नेशनल हेराल्ड का तो अभी ताजा है ना, जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया है ईडी ने। बोफोर्स का भी है, पनडुब्बियों का भी है, अतीत में भी जीप घोटाले से लेकर के जो नेहरू के समय से शुरू हुआ था
और मारुति और तमाम चीज़ों में जो है गंभीर किस्म के एलिगेशन लगे हैं। बहुत लंबी फेहरिस्त है, कॉमनवेल्थ और 2G और कोलगेट और पता नहीं कैसे कैसे घोटाले जो हैं इनके टाइम में होते रहे। तो जिनकी छवि ना हो उन पर आप आरोप चस्पा नहीं कर सकते। और आपने सही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, और कम से कम मेरी याद में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार राफेल पर ही फैसला दिया और ये कहा कि हमने सब ठोक बजा करके देख लिया है, रत्ती भर भी उंगली तक रखने की जगह नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीजों पर। उसी राफेल ने इस बार करिश्मा दिखाया है ना, उसी राफेल ने दिखाया है। और जो ये कहते थे ना कि साहब राफेल की तब क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है, और इतने खरीदे जाने थे अब इतने खरीदे जा रहे, इनकी खरीदने की नीयत हो या ना हो, सौदेबाजी की नीयत जरूर रही होगी। और वो जब कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको ठंडे बस्ते में डाल करके रखा गया। सेना को और देश के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाला गया, हाई रिस्क पर रखा गया, सेना को भी और देश के लोगों को भी। 36 इसलिए खरीदा गया क्योंकि उस समय जो सेना की रिकमेंडेशन थी, जो संसाधन थे, और कीमत इसलिए बढ़ी जो डिस्क्लोज नहीं की जाती कभी, कि उसमें तमाम उपकरणों को लगाने की वो सारी चीजें, कैपेसिटी, और उसको और अत्याधुनिक बनाने के लिए हम लोगों ने फ्रांस की कंपनी को ऑर्डर दिए कि हमारी ज़रूरतें ये हैं, अभी तो आप नंगा दे रहे हैं, जैसा वो बना है वैसा दे रहे हैं, हमें इसमें तमाम उपकरण लगाने हैं, मिसाइलें लगानी हैं, दूसरी चीज़ें लगानी हैं, हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें परमाणु अस्त्र शस्त्र भी लगाने हैं। और राफेल वो विमान है जो अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन देश की 150 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी अचीव करने रखने की क्षमता रखता है। इसीलिए जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट के समय भी कुछ राफेल की डिलीवरी हो गई थी, सबकी नहीं हुई थी, तो प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि अगर आज हमारे पास राफेल होता तो हमें बालाकोट तक अपने विमान भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी सीमा से ही वो टारगेट अचीव कर लेते। राफेल का विरोध क्यों हुआ? आप खुद खरीद रहे थे और जब मोदी सरकार ने खरीदा तो आपने उसमें जो है वितंडा खड़ा किया, बवाल खड़ा किया, क्योंकि चीन नहीं चाहता था, पाकिस्तान नहीं चाहता था, देश विरोधी ताकतें नहीं चाहती थी कि राफेल जैसा अत्याधुनिक विमान भारत की सेना के, वायुसेना के पास हो। और एक मौका इनको दिखाई दिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव हैं, इससे पहले अगर राफेल में तथाकथित भ्रष्टाचार और तमाम तरह की दूसरी चीजों को उछाल दिया जाए तो हो सकता है हमारी पार्टी को कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि बोफोर्स का दाग लगने के बाद 400 से ज्यादा सीटें 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हासिल करने वाले राजीव गांधी 1989 में चारों खाने चित हो गए थे, क्योंकि बोफोर्स का दाग लगा था, क्वात्रोची को बाद में भगाने का भी आरोप इन पर लगा, और ऐसे तमाम एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी के बाद किस तरीके से उनको तब की अर्जुन सिंह सरकार ने एक एम्बेसडर में बैठा करके दिल्ली तक, जबकि हजारों लोग मारे गए थे उसमें, एंडरसन को भी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश से भागने की इजाजत मिल गई थी और उनको अमेरिका भिजवा दिया गया था। इनके पाप इतने हैं, गिनवाने बैठ जाए तो 2-4 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, एक एक करके इनके सारे पाप याद आ जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। तो ये दुश्मन देश नहीं चाहते थे, जो भारत की सेना को वीक रखना चाहते थे, देखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि राफेल जैसे विमान जो हैं वो खरीदे जाएं, इसलिए विवादास्पद चीजें की गई। अब आते हैं इस प्रकरण पर कि एस जयशंकर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। एस जयशंकर के पीछे ये आज से नहीं पड़े हुए हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो तब भी एस जयशंकर को प्रमोशन नहीं दिए गए थे, उनका जो हक था वो उनको नहीं दिया गया था।
उनको अलग थलग रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नग को पहचाना है, हीरे को पहचाना है, और उन्होंने न केवल उनको अपना विदेश सचिव बनाया था, जो अलग अलग महत्वपूर्ण देशों में राजदूत रह चुके थे, जो काम कर चुके थे, उच्चायोग में रह चुके थे, उनको कांग्रेस ने नेग्लेक्ट किया, हमेशा अपमानित किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको, जो 9 रत्न माने जाते हैं किसी राजा के दरबार के, उनमें से एक बनाया, और बाद में फिर इनको विदेश मंत्री भी नियुक्त किया। वो तो रिटायर हो चुके थे, वो तो घर बैठे हुए थे, कहीं प्राइवेट सर्विस करने के बारे में सोच रहे थे, और तब प्रधानमंत्री का ये मैसेज उन तक पहुंचा 2019 में कि आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। वो यही सोच रहे थे कि कुछ वैदेशिक मामलों पर जानकारी लेनी होगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप मेरे कैबिनेट में काम करना स्वीकार करेंगे, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था, और विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने दुनिया में भारत की बदली हुई वैदेशिक और वैश्विक नीति का लोहा मनवाया है। उनके नाम का डंका बजता है पूरी दुनिया में। ऐसे विदेश मंत्री को आप समय समय पर बदनाम करते रहे हैं, उन पर दाग चस्पा करने की कोशिश करते हैं, दाग लगाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसा ही है। कौन नहीं जानता है कि युद्ध की नीति, रणनीति या तो सेना बनाती है, तीनों सेना अध्यक्ष बनाते हैं, सीडीएस बनाते हैं, या एनएसए उनके साथ बैठते हैं और डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ बैठते हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको टास्क दिया था, जैसा वो सबक सिखाना चाहते थे पाकिस्तान को, उसको जमीन पर उतारने का काम सेनाएं करती हैं, सेना अध्यक्ष करती हैं। एक ब्लूप्रिंट बना करके सारी चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबने साझा भी और अलग से भी 1.5-2 घंटे बैठ करके चर्चा की थी। यानी कहाँ अटैक करना है, कब अटैक करना है, उसके यंत्र क्या होंगे और टारगेट क्या होंगे, किस किस जगह पर होगा, ये सब या तो प्रधानमंत्री को पता था, या हमारी सेना को पता था, या डिफेंस मिनिस्टर और हमारे एनएसए को पता था। विदेश मंत्री का काम क्या है, क्या राहुल गांधी को या कांग्रेस को पता है? जो 58 साल तक इस देश पर शासन करती रही हो, उसको इतना बेसिक समझ तो होगी ही। और सेना काम कैसे करती है, ऑपरेशन कैसे करती है, इसकी बारीकियों का भी पता इनको होना चाहिए। अगर ये राजनीति में आ गए हैं तो सेना कब हमला करेगी, कहां कहां टारगेट करेगी, कैसे करेगी, इस बात की समझ तो होनी चाहिए। विदेश मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि पाकिस्तान चूंकि एक विदेश है, दूसरा देश है, तो उसके जब भी विषय आते हैं, उन पर कोई अटैक हो, उनसे कोई टॉक्स होनी हो, कोई दूसरे मसले हों, तो विदेश मंत्री की भूमिका शुरू हो जाती है। तो जो भी बयान दिया था एस जयशंकर ने, उसको जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया और अपने हिसाब से उसको एलोबरेट करके सरकार की छवि को और विदेश मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, इससे इनकी नासमझी ही पता नहीं चलती है, इससे साजिश की बू भी आती है कि अब भी, जबकि पूरी दुनिया भयक्रांत है, आश्चर्यचकित भी है कि जो काम अब तक इजराइल करता रहा है, इजराइल के अलावा किसी ने नहीं किया, बिल्कुल टारगेट पर जाकर के मिसाइलों को गिराना और ध्वस्त कर देना, वो काम भारत ने किया है, करके दिखाया है। और इजराइल का भी जो स्ट्राइक रेट है वो 90 पॉइंट समथिंग है, हमारा 100% रहा है, हमारा 100% रहा है। बाकी देशों का भी किसी का 83%, किसी का कितना रहा है, लेकिन हमारा 100% रहा है।
तो ये उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। और एक बात बड़ी साधारण सी है बाबा जी, कोई भी विवेकशील व्यक्ति जो है वो ये सोचेगा और जवाब दे देगा, बच्चा भी जवाब दे देगा। अगर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया, या एस जयशंकर के कहने पर डीजीएमओ या किसी ने बता दिया, तो फिर ये मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग क्यों मारे गए? और मसूद अजहर भी उस समय वहीं था, एक दूसरे कमरे में, बाल बाल बच गया। तो वो वहां क्या कर रहा था? अगर कोई परफेक्ट सूचना थी कि हम हमला करने वाले हैं आतंकवादी ठिकानों पर, इससे भद्दा मजाक कोई हो सकता है क्या जो ये कर रहे हैं देश के साथ भी और एस जयशंकर और मोदी सरकार के साथ भी? ये तो सर्वविदित था कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जेनोसाइड किया था पहलगाम में, हमारे 26 हिंदुओं को उनकी पत्नियों और बच्चों के सामने मार डाला था। ये तो सर्वविदित था कि जब 24 अप्रैल को मधुबनी बिहार में प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदी में भी और अंग्रेजी भाषा में भी पूरे दुनिया को और देश को और पाकिस्तान को ये बता दिया था कि जिन्होंने ये पाप किया है, जिन्होंने ये दुस्साहस किया है, जिन्होंने हिंदुओं की पहचान करके हत्याएं की हैं, हम उनका पीछा भी करेंगे, उनकी शिनाख्त भी करेंगे, उनको खत्म भी करेंगे, उनके आकाओं को भी खत्म करेंगे, और आतंकवादियों की जो बची खुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। तो ये तो हमने पहले ही कह दिया था कि हम आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक करेंगे। ये कौन सी दबी छिपी बात थी? लेकिन अगेन इन्होंने ये बताया है कि हम इस देश का नेतृत्व करने के काबिल नहीं हैं, हम देश की रक्षा कर ही नहीं सकते, सुरक्षा कर ही नहीं सकते। जो सेंसिटिविटी होती है, जिन मुद्दों को दबा छिपा करके रखना चाहिए, उनको भी ये उघाड़ते रहते हैं किसी के इशारे पर और राजनीतिक स्कोर करने के लिए। तो इन्होंने फिर से ये बताया है बाबा जी कि इनके हाथों में ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। ये पहले भी ये साबित कर चुके हैं 2014 से पहले, और अब ये फिर अपनी जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं इनसे यही बता रहे हैं। सर, एक मेरा अंतिम प्रश्न है, सेना का जो शौर्य पराक्रम और मात्र 23 मिनट में पूरे पाकिस्तान के फ्रंट पे सारे एयर बेसेस को ध्वस्त कर देना, रडार सिस्टम को ध्वस्त कर देना, और 8 एयरक्राफ्ट जो कि हैंगर्स में खड़े थे उनको ध्वस्त कर देना, और पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना, ये जो पराक्रम, और सेना के इस पराक्रम से जो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी देश में, उससे घबरा गई है कांग्रेस पार्टी। तो अब ऐसे उल जलूल अनर्गल बयान और एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त, राष्ट्रवादी विदेश मंत्री पे लांछन लगा के ये आपको नहीं लगता कि इससे कांग्रेस की इमेज देश में बहुत ज्यादा खराब होगी? खुद कांग्रेस के नेताओं ने इनकी इस बयानबाजी से असहमति व्यक्त कर दी है, और बहुत से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस बयानबाजी से रुष्ट हैं, खफा हैं, और वो उन्होंने पूरी तरह भारत सरकार का और भारतीय सेना के समर्थन में वो खड़े हो गए। फिर चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे शशि थरूर हो, या ऐसे बहुत से कांग्रेस नेता हो। तो ये बौखलाहट है। इस परिवार को गलतफहमी ये है कि इस देश पे राज करने का एकाधिकार उनके खानदान का है और किसी का नहीं है। या तो उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री होगा, या उनके परिवार के द्वारा नियुक्त कोई कठपुतली प्रधानमंत्री होगा, और कोई हो नहीं सकता। इस देश की जनता ने ये बताया है कि चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री हो सकता है, अगर वो राष्ट्रभक्त हो, अगर वो परिश्रमी हो, अथाह
पराक्रमी और जो पुरुषार्थ रखने वाला हो और जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचता हो। ये तो अपने खानदान के आगे सोचते नहीं है, ये पार्टी का भी भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टी की भी कुछ नीतियां होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, वो सब भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो भाई बहन ट्वीट कर देते हैं वही पार्टी की नीति बन जाती है। इनको ये भी पता नहीं है कि राष्ट्र हित में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और आप सही कह रहे हैं, पी चिदम्बरम का बयान भी आ गया कि विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद, बयान के बाद मेरे लिए कहने को कुछ बचा नहीं है। मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूं, और चूंकि वो सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, नहीं सर, पर भ्रष्टाचारी है, सर जेल। सर प्लीज, मुखबिर और इन्फॉर्मर जैसा शब्द इस्तेमाल करना अपनी सरकार के लिए, उसके लिए मेरा कहना यह है कि कानूनों में बदलाव हो जाना चाहिए। जो भी इस तरह के क्राइसिस के समय संवेदनशीलता बिना समझे राजनीतिक स्कोर करने के लिए इस तरह का सर्टिफिकेशन करना शुरू करें, आरोप और ब्लेम गेम करना शुरू करें, उसको सिंकचों के पीछे भेजा जाना चाहिए। उस पर देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। ये कानून जब तक हमारे उदार रहेंगे, कानून उदार हैं नहीं, वैसे स्पष्ट व्याख्या है कानूनों में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को या किसी खानदान विशेष के व्यक्ति को अगर आप इसी तरीके से अभयदान देते रहेंगे और बख्शते रहेंगे, स्पेयर करते रहेंगे, तब तक यही हालात रहेंगे देश में। आपको कठोर फैसले करने पड़ेंगे और एक बहुत कड़ा संदेश ऐसे लोगों को भी, और जो ऐसे लोगों के बयानों की आड़ में फिर बयानबाजी शुरू करते हैं, उनको भी एक मैसेज तो देना पड़ेगा। कड़े फैसले लेने होंगे, कड़ा कानून बनाना होगा और ऐसे लोगों पे लगाम लगानी होगी। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपसे दोबारा किसी अन्य विषय पे दोबारा चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।